फाइनेंस लैब्स इंडिया के आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे स्क्रीन पर छाए उस लाल रंग की बात करेंगे। 27 फरवरी 2026 और आज बाजार बंद होने के बाद दलाल स्ट्रीट का नज़ारा ऐसा है जैसे कोई भारी तूफान गुजर गया हो। बिल्कुल, और ये तूफान काफी नुकसानदायक रहा है। हाँ, मतलब सेंसेक्स सीधा 961 पॉइंट गोता लगाकर 81,287 पर आ गिरा है और निफ्टी भी 318 पॉइंट टूटकर 25,177 पर बंद हुआ। 2 फरवरी के बाद ये पहली बार है जब हमने बाजार को इन निचले स्तरों पर इतना संघर्ष करते देखा है। सही कहा। और स्क्रीन पर दिखने वाले इन अंकों के पीछे की जो असली कहानी है वो वेल्थ डिस्ट्रक्शन है, जो आज महज कुछ घंटों के भीतर हुआ है। तो आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का मिशन भी यही है। हमें बाजार में आई इस भारी गिरावट के कारणों को समझना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रियल एस्टेट के बीच के उस हैरान करने वाले कनेक्शन को डिकोड करना है और ये देखना है कि क्या रिटेल निवेशकों को सच में घबराना चाहिए। घबराने वाली बात पर तो हम आएंगे, लेकिन पहले उस तबाही को समझ लेते हैं। आज सिर्फ एक दिन की इस आक्रामक बिकवाली ने निवेशकों के पूरे 5 लाख करोड़ रुपए स्वाहा कर दिए हैं। 5 लाख करोड़, ये तो मतलब एक बहुत ही बड़ा झटका है बाजार के लिए। बिल्कुल, और इस झटके के बाद बीएसई की सभी लिस्टेड कंपनियों का जो कुल मार्केट कैप है वो घटकर अब लगभग 463 लाख करोड़ रुपए के आसपास रह गया है। तो सवाल ये उठता है कि इस भारी बिकवाली के पीछे असल वजह क्या थी? अगर हम इन कारणों को खोलकर समझें तो हमारे सामने क्या आता है? असल में बाजार किसी एक झटके से नहीं गिरा है। इसके पीछे मुख्य रूप से 4 बड़े कारण हैं जिन्हें हम एक एक करके समझ सकते हैं। सबसे पहला और सबसे स्पष्ट दबाव विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआईआई की तरफ से आने वाली भारी बिकवाली है। लेकिन एफआईआई तो पिछले कुछ समय से वैसे भी पैसा निकाल ही रहे थे, तो आज अचानक इस बिकवाली में इतनी तेजी क्यों आ गई? क्योंकि बाजार में तात्कालिक रूप से पैसे निकालने का एक भारी दबाव बन गया था। जब विदेशी फंड्स ओपन मार्केट में इतनी हेवी सेलिंग करते हैं तो उसे तुरंत एब्जॉर्ब कर पाना मुश्किल होता है, और इस एफआईआई सेलिंग को हवा देने का काम किया हमारे दूसरे बड़े कारण ने, जो है कमजोर ग्लोबल मार्केट्स। हाँ, अमेरिकी बाजारों का जो हैंगओवर था वो आज एशियाई बाजारों पर साफ दिखा, खासकर टेक शेयरों को लेकर। बिल्कुल, और इसके केंद्र में था एनवीडिया के नतीजों के बाद फीका पड़ता उत्साह। बाजार ने एआई को लेकर जो बहुत ज्यादा उम्मीदें पाल रखी थी वो पूरी तरह से सच साबित नहीं हो पाई। यानी जो एक हाइपर ग्रोथ की उम्मीद थी वो मिसिंग थी और उसका असर सीधे सेंटिमेंट पर पड़ा। सही कहा। ग्लोबल मार्केट्स इतने जुड़े हुए हैं कि वॉल स्ट्रीट की नर्वसनेस का असर आज हमारे बाजार पर भी देखने को मिला। लेकिन अगर हम तीसरे बड़े कारण की तरफ बढ़ें तो वो हमें मिडिल ईस्ट की तरफ ले जाता है, बूढ़ा राजनीतिक तनाव। हाँ, अमेरिका और ईरान के बीच चल रही तनातनी और अब तक किसी ठोस समझौते पर न पहुंच पाना। मतलब बाजार को बुरी खबरों से ज्यादा इस अनिश्चितता से नफरत होती है। सही, बिल्कुल। जब तक इस जियोपॉलिटिकल रिस्क का कोई स्पष्ट समाधान नहीं दिखता तब तक एक डर बना रहता है। बड़े निवेशक ऐसी अनिश्चितता में अपना पैसा फंसाकर नहीं रखना चाहते। और इस ग्लोबल टेंशन को जो चीज हमारे लिए और बदतर बना रही है वो है हमारा अपना करेंसी मार्केट, जो आज का चौथा बड़ा कारण है। भारतीय रुपए का डॉलर के मुकाबले गिरना आज ये लुढ़क कर 90.97 के स्तर तक आ गया है। 90 का लेवल पार होना मतलब ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इकॉनमी के लिए एक बड़ा सिरदर्द है। सिरदर्द इसलिए क्योंकि हमारी इकॉनमी बहुत हद तक इंपोर्ट पर निर्भर है, खासकर कच्चे तेल को लेकर। जब रुपया इतना गिरता है तो हमारा इंपोर्ट बिल सीधे तौर पर बढ़ जाता है, जिससे महंगाई बढ़ने का खतरा रहता है। हाँ, और इन चारों कारणों का जो कंबाइंड असर था वो आज अलग अलग सेक्टर्स पर साफ दिखाई दिया। अगर हम डैमेज असेसमेंट की बात करें तो ऑटो, रियलिटी, फाइनेंस और एफएमसीजी सेक्टर्स आज सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, और मारुति दोनों के शेयर 2% की गिरावट के साथ बंद हुए। लेकिन आज जिस सेक्टर ने सबसे ज्यादा चौंकाया है वो फाइनेंस सेक्टर है। वहां जो बिकवाली हुई है उसका ट्रिगर कोई ग्लोबल इवेंट नहीं था। हाँ, उसका तार सीधे बिहार से जुड़ा है। बिहार में पास हुआ नया माइक्रो फाइनेंस या एमएफआई बिल, ये एक बहुत ही विशिष्ट पहलू है जिस पर हमें बात करनी चाहिए। बिल्कुल, इस एक राज्य के बिल की वजह से एल&टी फाइनेंस और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे शेयर 11% तक क्रैश कर गए। एक ही झटके में इतनी बड़ी गिरावट। मतलब एक राज्य का बिल राष्ट्रीय स्तर की एनबीएफसी में इतना बड़ा भूचाल कैसे ला सकता है? इसके पीछे बाजार का वो डर है जिसे हम कंटेजियन रिस्क कहते हैं। नए बिल का मकसद माइक्रो लेंडिंग स्पेस में नियमों को बेहद सख्त करना है।
बाजार को डर है कि अगर बिहार ने ऐसे कड़े नियम लागू किए तो क्या दूसरे राज्य भी यही रास्ता नहीं अपनाएंगे? और अगर रिकवरी के तरीके सीमित हो गए तो इन कंपनियों का पूरा बिजनेस मॉडल ही खतरे में पड़ जाएगा। यही सिस्टमैटिक रिस्क है जिसने आज फाइनेंस स्टॉक्स में इतना पैनिक पैदा किया। बिल्कुल। और इस पैनिक और घबराहट को नापने के लिए हमारे पास एक बहुत ही सटीक थर्मामीटर है, इंडिया विक्स। हाँ, इंडिया विक्स, जो आज 5% से ज्यादा बढ़ गया है। इस वॉलेटिलिटी इंडेक्स के 5% से ज्यादा बढ़ने का सीधा सा मतलब है कि निवेशकों में बहुत ज्यादा घबराहट है। इसे हम बाजार का फियर गेज भी कहते हैं। तो मतलब विक्स का बढ़ना ये दिखाता है कि आने वाले समय में बाजार में बड़े उतार चढ़ाव आ सकते हैं। सही कहा। जब निवेशकों को लगता है कि मार्केट में गिरावट का रिस्क बहुत ज्यादा है, तो वो खुद को सुरक्षित करने के लिए ज्यादा कीमत चुकाने को तैयार हो जाते हैं। ये स्पाइक इसी डर को दर्शा रहा है। अब यहां से हमारी ये चर्चा सबसे दिलचस्प मोड़ पर आती है। हमने टेक शेयरों की बात की, एआई के डर की बात की। एआई का डर जो आईटी सेक्टर में छाया हुआ है। बिल्कुल। आईटी सेक्टर में कोडिंग जॉब्स जाने का खौफ है। लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो ये है कि इस एआई के डर ने इस साल रियल एस्टेट सेक्टर के शेयरों को 20% तक क्यों गिरा दिया है? मतलब आईटी के एआई फियर का ईंट और पत्थर के बिजनेस से क्या लेना देना? इसी को हम आईटी डूम्सडे रब ऑफ इफेक्ट कहते हैं। ये बाजार की वो अदृश्य कड़ियां हैं जो आमतौर पर दिखाई नहीं देती। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? देखिए, अगर आप कमर्शियल रियल एस्टेट को देखें तो उसका सबसे बड़ा ग्राहक आईटी सेक्टर ही है। बड़े बड़े टेक पार्क्स और ऑफिस स्पेस इसी उम्मीद में बने थे कि आईटी कंपनियां हर साल हजारों लोगों को हायर करेंगी। लेकिन अब एआई की वजह से वो हायरिंग कम हो रही है। बिल्कुल। जब एआई की मदद से कम लोग ज्यादा काम कर सकते हैं तो कंपनियों को बड़े ऑफिस स्पेस की जरूरत ही नहीं है। वो नई लीजिंग तो दूर, अपनी पुरानी लीज भी छोड़ रही हैं। तो इसका सीधा असर प्रॉपर्टी बाजार और कमर्शियल रियल एस्टेट डेवलपर्स पर पड़ रहा है। हाँ, और सिर्फ कमर्शियल ही नहीं, इसका रेजिडेंशियल एंगल भी है। जो प्रीमियम अपार्टमेंट्स बिकते हैं उनके खरीदारों में एक बहुत बड़ा हिस्सा मिड टू सीनियर लेवल आईटी प्रोफेशनल्स का होता है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। जब उनके सिर पर जॉब इनसिक्योरिटी की तलवार लटकती है तो वो घर खरीदने का फैसला टाल देते हैं। सही कहा। जब उन्हें लगता है कि एआई की वजह से नौकरी जा सकती है तो वो 20 साल का बड़ा होम लोन क्यों लेंगे? इससे रेजिडेंशियल सेल्स धीमी हो रही हैं और यही कारण है कि एआई का असर रियलिटी शेयरों पर इतना भारी पड़ रहा है। ये सच में एक बहुत ही गहरा और चौंकाने वाला विश्लेषण है। कैसे एक सेक्टर का डर दूसरे सेक्टर को डुबा रहा है। लेकिन इस पूरी निराशा और आज की इस भारी गिरावट के बीच हमारे पास एक बहुत ही सकारात्मक खबर भी है। आप उस ग्लोबल फंड्स वाले डेटा की बात कर रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल। दिन भर का जो खून खराबा हमने देखा उसके एकदम उलट एक विरोधाभास है। फरवरी महीने में ग्लोबल फंड्स ने भारतीय बाजार में $2.1 बिलियन का निवेश किया है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। ये पिछले 8 महीनों में विदेशी निवेश की सबसे तेज वापसी है। तो मतलब सवाल यह है कि जब रोजमर्रा का इतना डर हावी है तो ये बड़े विदेशी निवेशक भारत में इतना पैसा क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि बड़े निवेशक, जिन्हें हम स्मार्ट मनी कहते हैं, वो रोज की वॉलेटिलिटी देखकर निवेश नहीं करते। इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला है कंपनियों की स्थिर होती कमाई, यानी कॉर्पोरेट अर्निंग्स का स्टेबलाइजेशन। मतलब मजबूत बुनियादी ढांचे वाली कंपनियां अपना काम सही से कर रही हैं। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा कारण है अमेरिकी व्यापार समझौते या यूएस ट्रेड डील की उम्मीद। बड़े विदेशी निवेशक भारत की लंबी रेस पर भरोसा जता रहे हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें एक रिटेल निवेशक के नजरिए से, तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, रिटेल निवेशकों के लिए संदेश बहुत साफ है। रोजमर्रा के इन भारी उतार चढ़ावों या VIX के डरावने आंकड़ों से घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, मतलब एक लॉन्ग टर्म नजरिया बनाए रखना ज्यादा जरूरी है ना? एकदम से। हाँ, मजबूत बुनियादी ढांचे वाली कंपनियां जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं वो लंबी अवधि में हमेशा वापसी करती हैं। शॉर्ट टर्म में बाजार भावनाओं पर चलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो सिर्फ अर्निंग्स और ग्रोथ देखता है। ये एक बहुत ही बेहतरीन सलाह है। तो इस गहन विश्लेषण को खत्म करने से पहले क्या कोई ऐसा विचार है जो हम छोड़कर जाना चाहेंगे? मैं बस एक सवाल छोड़ना चाहूंगी सोचने के लिए। हमने अभी बात की कि कैसे एआई का असर सिर्फ कंप्यूटर तक सीमित ना रहकर ईंट और पत्थर यानी रियल एस्टेट को हिला सकता है। हाँ।
वो डूम्सडे रब ऑफ इफेक्ट। बिल्कुल। तो क्या पता अगला कौन सा सुरक्षित माना जाने वाला सेक्टर एआई की इस लहर से पूरी तरह बदल जाए। एक स्मार्ट निवेशक के रूप में क्या हम उन अदृश्य कड़ियों को देखने के लिए तैयार हैं? ये सच में सोचने वाली बात है। हमें हमेशा उन चीजों पर नजर रखनी चाहिए जो सतह के नीचे आकार ले रही हैं। तो इस विचारोत्तेजक सवाल और इस सकारात्मक मोड़ के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बाजार के हर पहलू को गहराई से समझने के लिए आगे भी ऐसे ही जुड़ते रहेंगे।